Hello, my dear friends. Good afternoon. Now we are starting our class, and subject is Ayurvedic aspect of abscess and fistula in ANO. आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ abscess मतलब बागंदरी पीड़िका और बगंदर का आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये रोग होता है तो उसके पहले आचार्य ने जो बताया है तो उसके पूर्व रूप क्या होते हैं कि भाई ये बीमारी होने वाली है तो उसके अंदर गुद प्रदेश के किसी एक साइड में या दोनों साइड में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, सूजन जिसको हम कह सकते हैं, उभार इस प्रकार का हो जाता है। और दूसरा होता है वेदना, पेन, लंबोसेक्रल जॉइंट और एनल रीजन में जब स्वेलिंग होती है और ड्यू टू पस फॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ पस, इसके कारण से वहां पर रोगी पेन महसूस करता है। तीसरा जो लक्षण बताया है आचार्य ने वो है दाह, बर्निंग सेंसेशन। जब पस बनता है तब एनस के आसपास जो त्वचा है और मांस है उसके अंदर चूंकि पाक होता है, पक होने लगता है, तो रोगी थोड़ा अंदर बर्निंग सेंसेशन की अनुभूति करता है। इसके बाद पीड़िका उत्पत्ति, पस बनने के बाद में जब उसका प्रकोप होता है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है और जब वो प्रसारित होने लग जाता है तो उसके कारण आचार्य ने बताया है कि उस पूरी की पस की जो गति है वो ऊपर, नीचे या साइड में इस तरफ फैलना चालू हो जाता है। यदि पस बाहर अर्थात त्वचा की ओर गति करता है तब त्वचा में पीड़िका के सदृश उभार दिखाई देता है, जिसे हम भागंदर पीड़िका के नाम से जानते हैं। आचार्य सुश्रुत और माधव निदान के अनुसार यदि पीड़िका गुदा के समीपवर्ती 2 अंगुल क्षेत्र में है तो वो भगंदर पीड़िका कहलाती है, अन्यथा सामान्य पीड़िका है। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, एनल रीजन से 2 अंगुल के सरकमफरेंस में अगर कहीं उभार है और पर्टिकुलर एक जगह आपको नोडुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आता है तो पेन, दाह ये सब कुछ दिखाई देता है, तो पश्चिमान स्थिति के अंदर हम इसको भागंदर पीड़िका कह सकते हैं, अदरवाइज ये सामान्य पीड़िका है। कभी कभी लेकिन एक अपवाद स्वरूप भी हम कह सकते हैं कि भागंदर पीड़िका या भगंदर का जो आउटलेट है, जो ओपनिंग है बाहर की साइड में, वो 2 अंगुल के बाहर या दूर भी मिल सकते हैं। अब आचार्यों ने जो भगंदर के भेद बताए हैं वात पित्त के आधार पे, तो पहला है वात, जिसमें मुख्य होता है दैट इज नोन एज शतकोणक, जिसमें चलने में छेद के समान काफी ज्यादा आउटलेट्स आपको दिखाई देंगे। आधुनिक मत से हम इसको ट्यूबरकुलर फिस्टुला के रूप में इसका समावेश कर सकते हैं, जिसमें पित्त प्रकोपित ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज उष्ट्रग्रीव, ये पैथिक होता है। और इसको हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड फिस्टुला या सुप्रा लेवेटर फिस्टुला, हाई रेक्टल फिस्टुला के अंतर्गत ये इसका समावेश होता है। तीसरा है कफज, जो परिस्रावी यानी इस्चियोरेक्टल और हाई लेवल फिस्टुला। चौथा है त्रिदोषक, जिसके अंदर सारे दोषों के लक्षण पाए जाएं। शंभु का वर्त, जैसे शंख के अंदर शंभु का होती है, उस प्रकार से फिस्टुला एसोसिएट विद सीए रेक्टम और क्राउन डिसीज। तो त्रिदोषज जो है असाध्य श्रेणी में माना गया है, क्योंकि इसके अंदर मे बी पेशेंट रेक्टल कैंसर भी उसको सीए हो सकता है। आगंतुक ट्रॉमेटिक, जिसको हम कह सकते हैं फिस्टुला ड्यू टू फॉरेन बॉडी, कई लोग मछली का कांटा या मांसाहार करने से जो कांटा फंस जाता है और एनल रीजन के अंदर जाकर के जब इस बीमारी को पैदा करता है, दैट इज नोन एज उन्मार्गी। फिर है वात पित्तज, जिसे परीक्षिति, जिसे हॉर्सशू शेप फिस्टुला, बोथ साइड एनल के दोनों साइड के अंदर ये एनल ओपनिंग होते हैं फिस्टुला के। इसके बाद वात कफ दोष जिसमें प्रधान हो, जिसमें स्ट्रेट फिस्टुला, आपको आगे जाके मैं थोड़ा बताऊंगा कि जो गुडसॉल्स रूल है उसके अंदर जो अपर हाफ के अंदर जो फिस्टुला होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेट फिस्टुला। तीसरा है कफ पित्त अर्शो भगंदर, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें सेंटिनल पाइल के अंदर से भगंदर का ओपनिंग मिलता है और वो फिस्टुला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि नाड़ी व्रण और फिस्टुला इन दोनों के अंदर छोटा सा एक अंतर है।
साइनस कभी भी गुदा के अंदर नहीं खुलता, जबकि भगंदर का एक ओपनिंग गुदा के अंदर और एक ओपनिंग बाहर के साइड में, स्किन की साइड में खुलना चाहिए, तभी उसको हम भगंदर बोलेंगे। अदरवाइज दैट इज नोन एज नाड़ी व्रण साइनस। अब सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के हिसाब से दो भेद किए हैं, बहिर्मुख अंतर्मुख। पहला है ब्लाइंड एक्सटर्नल फिस्टुला, जिस फिस्टुला का ओपनिंग बाहर की साइड में नहीं आपको दिखाई देता है, पेशेंट सिर्फ ये कंप्लेंट करता है कि फर्स्ट डिस्चार्ज स्टूल के साथ होता है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड एक्सटर्नल फिस्टुला। और जो ब्लाइंड इंटरनल फिस्टुला है, उसके अंदर बाहर की साइड में ओपनिंग होता है, बट एनल रीजन के अंदर की साइड में आपको ओपनिंग बनाना पड़ता है। अब इसके साइन सिम्टम जो है, सामान्य और विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं? सामान्य लक्षण में इंटरमिटेंट पेन, इंटरमिटेंट स्वेलिंग और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज, रुक रुक के पस निकलता रहता है। ये सारे लक्षण भगंदर नलिका में पूई के संग्रह के पश्चात उत्पन्न होते हैं। जो ट्रैक है फिस्टुला का, उसके अंदर जब पस बन रहा है तभी जाकर के ये उत्पन्न होते हैं। जब ये भागंदरी पीडिका के फटने के या बर्स्ट हो जाने के बाद में जब पूई का स्राव बाहर होने लग जाता है, तब ये सारे वेदना वगैरह ये सब बंद हो जाता है, सिर्फ डिस्चार्ज बराबर कंटिन्यू चलता रहता है। विशेष लक्षण जो बताए हैं दोष के अनुसार, जो वातादृते नास्ति वेदना, वायु के बिना दर्द नहीं होता, वेदना नहीं होती, तो सुई के पेनिट्रेटिंग पेन, सुई चुभने के समान पीड़ा, फैन युक्त स्राव होता है, आकृति में शत या बहुछिद्र युक्त वाटर कैन पेरिनियम के होते हैं, और जीर्ण अवस्था क्रॉनिक कंडीशन जब हो जाती है तो छेद से वात, मूत्र, पुरीश और रेतस का स्राव हो जाता है। इस प्रकार के जो लक्षण है वो ट्यूबरकुलर फिस्टुला या क्राउन डिसीज से इन्फेक्टेड जो पेशेंट रहते हैं उसके फिस्टुला में देखने को मिलता है। वाटर कैन पेरिनियम ये बताते हैं, पेरिनियम फिस्टुला विद मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड वाटर कैन पेरिनियम। मल्टीपल ओपनिंग मेनली ऑकर इन टीबी, क्राउन डिसीज और लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वाइनली, इनके अंदर यह पाया जाता है। दैट इज शतपूर्णक भगंदर, शुद्ध रूप से वातिक है, जैसा कि ये इसमें चित्र में हमने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला विथ मल्टीपल ओपनिंग, दिस वन यू कैन सी। ठीक है, इसके बाद आता है उष्ट्रग्रीव, ऊंट की गर्दन के समान जो जिसकी हो, जैसे इसके अंदर वेदना, चोट, इसमें चोंकी पैथिक होता है इसलिए इसमें दाहक ज्यादा होता है, गर्म स्राव और फाउल स्मेल उसके अंदर आएगी। आकृति में उष्ट्रग्रीव के समान, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ऊंट की गर्दन की तरह, यानी हाई रेक्टल फिस्टुला है और सुप्रालेवेटर जो आज के आधुनिक मत से मान सकते हैं, ये उष्ट्रग्रीव के अंतर्गत आता है। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर इस क्षेत्र से वही वायु, मूत्र, पुरीश, रेतस का स्राव होता है। इसके बाद परिस्रावी, परिस्रावी यानी कंटिन्यूस उसमें सिक्रेशन होता रहता है, कंडू, खुजली होना और कफज लक्षणों के रूप में वेदना होना, सतत पिच्छल स्राव, सेमी सॉलिड उसमें से सिक्रेशन होता है, और इसकी आकृति जो है वो कठिन, संरभ और कंडू, ईचिंग होता है वहां पे। और क्रॉनिक कंडीशन के अंदर इसमें भी वायु, मूत्र, मल, रेतस का स्राव हो सकता है। इस प्रकार के भगंदर का एक किनारा इस्च्योरेक्टल फोसा में बिग कैविटी के रूप में होता है या कॉल्डेसेक बनाता है, जिससे म्यूकोप्रोलेंट स्राव होता रहता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, दिस वन परिस्रावी भगंदर। ये इनको इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला हाई रेक्टल इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कॉल्डेसेक के अंदर इस्च्योरेक्टल फिस्टुला। इसके बाद आता है शंभू का वर्ग, इसके अंदर वेदना, इसमें भी ईचिंग, दाह, ये सारी, और पेन बहुत होता है। स्राव में सब तरह का म्यूकोप्रोलेंट स्राव, फाउल स्मेल, ये सभी कुछ पाई जाती है। आकृति हमारे पांव के अंगूठे के समान होती है या गौस्तनाकार इसमें बताई गई है, जैसा कि आपने इसके अंदर देख सकते हैं, गौस्तनाकार। इस प्रकार के भगंदर सीए रेक्टम या कोलॉइड कार्सिनोमा के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम आते हैं उन्मार्गी क्षतज या आगंतुक, ट्रॉमेटिक। आगंतुक शल्य, जैसे कोई हड्डी का टुकड़ा, कोई कुकुटांड त्वक या मत्स्य कंटक आदि युक्त आहार का सेवन किया और उस पेशेंट को ये समस्या खड़ी होती है। गुदमार्ग में अगर कोई कांटा चुभ गया या कोई अंदर ही शल्य रूप में अंदर जाकर के टूट गया, तो या किसी बेल ने सींग मार दिया, तो उससे ट्रॉमेटिक फिस्टुला वहां पर डेवलप होता है। कुछ विशेष लक्षण उसके अंदर, एक तो कोथ, सडन नेक्रोसिस और कृमि की उत्पत्ति, वहां पर
कीड़े पड़ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। जीर्ण अवस्था में वात मूत्र पुरीज रेतस का स्राव होता है, जैसा कि इस चित्र के अंदर बताया है। इसके अंदर ये फॉरेन बॉडी जो है आप देख पा रहे हैं, दिस वन, ये फॉरेन बॉडी है, इसमें एरो है ये पूरा। ड्यू टू दिस कॉज ये फिस्टुला डेवलप हुआ है। इसके बाद आता है परिक्षेपी। वात पित्ता परिक्षेपी परिक्षेप्य गुदम गति जायते प्रस्तत्र प्राकार परिक्षेप। दोष इसमें वात पित्त प्रमुख होता है, और इस प्रकार के भगंदर गुदा के चारों ओर मंडलाकार नाड़ी के रूप में होते हैं, जिस प्रकार किले की दीवार के चारों ओर खाई होती है उस तरीके से। और ये भगंदर की आकृति हारसू से फिस्टुला के अंदर होती है, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। गुदमार्ग के दोनों साइड में ये खाई समान होता है, और आप जब इसमें देखेंगे तो इसके अंदर हारसू से फिस्टुला, दिस वन, घोड़े की नाल के समान आकृति इसकी पाई जाती है, दैट इज नोन एज हारसू से फिस्टुला या परिक्षेपी भगंदर। इसके बाद था रिजु भगंदर। इससे व्रण की स्ट्रेट ओपनिंग होती है, जिसके कारण यह एनल केनाल में सीधे खुलता है। जैसा कि गुडसाल्स रूल्स के अंदर बताया है कि अपर हाफ, दिस वन, अपर हाफ के अंदर जो भी ओपनिंग यहाँ होगा ये डायरेक्ट एनल केनाल के अंदर खुलेगा, जबकि लोअर हाफ में ये दिस वन, लोअर हाफ में खुलने वाला एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये कर्व इस तरह से लेकर के फिर एनस में खुलेगा, न कि ये डायरेक्ट। ये थोड़ा हमको गुडसाल्स रूल्स इसके गाइडलाइन देता है। ऐसा हमेशा हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, बट गुडसाल्स क्या कहता है, ए फिस्टुला विद एन एक्सटर्नल ओपनिंग इन द एंटीरियर हाफ ऑफ एनस ऑफिस within 3.75 centimeter tend to direct fistula. Then those within external opening in the posterior half within or beyond 3.75 centimeter tend to be curved fistula or may be horseshoe variety. An exception to this rule is when the external opening in anterior half of the anus office but it is situated more than 3.75 centimeter away may be possible. यानी ये 3.75 ये हो, ये तो एक गाइडलाइन है, मिड में भी पॉसिबल दैट ये थोड़ा और भी दूर हो सकता है, इसी तरीके से ये भी और दूर हो सकता है। ये गुडसाल रूल सिर्फ एक गाइडलाइन के रूप में हमको, ताकि हम प्रोबिंग करते टाइम इस चीज का ध्यान रखें। अर्शो भगंदर, अर्शो भगंदर में कफ पित्त प्रधान दोष होता है। कफ के भी लक्षण पाए जाते हैं, पित्त के भी पाए जाते हैं। पूर्व से उत्पन्न अर्श रोग के जस्ट लाइक सेंटिनल पाइल्स में कफ और पित्त दोष प्रकोपित होकर के वहां पे सूजन पैदा करते हैं, और उसके अंदर इचिंग, बर्निंग, ये सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। पाइल्स के रूट के अंदर स्थित जो इन्फ्लामेशन है, जब वो पक जाता है तब उसके अंदर जब जैसे बर्स्ट होता है और स्राव होने लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो पाइल का रूट है वो क्लेद युक्त हो जाता है। पस की वजह से वहां पर गीलापन और एक प्रकार से हम पुरलेंट स्राव वहां से होना शुरू हो जाता है। अर्श मूल में जब साइनस ये ट्रैक बन गया तो वहां से कंटिन्यूअस स्राव होता रहता है। ड्रेनेज जो बन गया है तो उसके अंदर से लगातार स्राव बनता है, और इस व्याधि को अर्शो भगंदर कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सेंटिनल पाइल है उसका एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पर होगा, और ये फिस्टुला अंदर एनस के अंदर जाके खुलता है। ये जब प्रोब इस जगह हम डालेंगे तो ये अंदर जाकर के इस जगह खुलेगा। इस प्रकार होता क्यों है? इसलिए होता है कि इस प्रकार के भगंदर क्रॉनिक फिशर इन एनो विथ सेंटिनल पाइल्स, जब फिशर पहले होता है, जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो उसके ड्यू टू स्ट्रेस स्किन उसके ऊपर ओवरलैप हो जाती है और सेंटिनल पाइल्स का रूप ले लेती है, और फिर जब वो पाक अंदर जो है इन्फेक्शन जो है जब वर्स्ट होता है तो उसके अंदर फिस्टुला डेवलप हो जाता है। ऐसे केसेस को हम अर्शो भगंदर की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंटिनल पाइल्स विद एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला गाइडेड बाय प्रोब। विशेष बात जो है, आप जब सेंटिनल पाइल का परीक्षण करें तो आपको बी केयरफुल, क्योंकि कई बार भगंदर का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो सेंटिनल पाइल के नीचे छिपा होता है, जिसको हम अधिकतर देख नहीं पाते हैं या हम इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आप सेंटिनल पाइल को देखें, और पेशेंट अगर आपको साथ में ये पूरी स्राव की भी शिकायत करता है, तो आपको प्रोबिंग उसके नीचे करके और उसको देख लेना चाहिए। अब साध्य और असाध्य कौन से होंगे? प्रायः सभी प्रकार के भगंदर घोर कष्टदायक और कृच्छ साध्य होते हैं, किंतु उनमें त्रिदोषजन्य
जिसको हम सीए रेक्टम या सीए कह सकते हैं, या क्षतज भगंदर जो ट्रॉमेटिक होते हैं वो थोड़ा असाध्य श्रेणी में होते हैं, लेकिन आज की जो आधुनिक सुविधा के अंतर्गत ये भी अब साध्य रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। वात, मूत्र, मल, कृमि और शुक्र जिस भगंदर से निकलते हो उसकी चिकित्सा ना करें, क्योंकि उस समय पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है, इसलिए इसमें रिपेयर हो सकता है। ऐसे केसेस जिसमें वेसोवेजाइनल फिस्टुला बन जाता है उसके अंदर रिपेयर होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भगंदर प्रवाहिनी वली व सेवनी में आश्रित होता है वो भी असाध्य होता है। यानी आपको पता है एनएस के अंदर 3 प्रकार की वलियां हैं, संवर्णी, प्रवाहिनी और विसर्जनी। तो जो बीच की जो है प्रवाहिनी वली जिसको हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के ऊपर जो है वो उसके अंदर जो फिस्टुला होता है, चूंकि वो डेंटेड लाइन से अबो होता है और हाई रेक्टल की श्रेणी में आता है, इसलिए आचार्य ने उसको असाध्य बताया है, जिसको आज की तारीख में हम कष्ट साध्य कह सकते हैं, इट में भी क्योरेबल। अब विद्रदी की जहां हम बात करें तो विद्रदी क्या है? दुष्ट रक्तादि मात्रत्वा सवै शीघ्रम विद्यते तथा शीघ्र विद्रात्वा विद्रदित्यम विद्यते। मिथ्या आहार विहार के सेवन से कुपित दोष रक्त को दूषित करते हैं और उसकी वजह से विद्रदी में शीघ्र ही दाह हो जाता है। शीघ्र विदाह कारण इसको विद्रदी कहते हैं। मिथ्या आहार विहार से, मिथ्या आहार विहार का मतलब ये ओवर सीटिंग, मिर्च मसाले, स्पाइसी फूड और ये सारी चीजें लेने वाले लोगों को कुपित हुए वात दोष प्रथम त्वचा, रक्त, मांस में धातु को दूषित करके अस्थि के अंदर आश्रित होकर धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करते हैं और यही शोथ गंभीर धातु आश्रित जो है वो वेदना युक्त होता है, वृत्त और आयत आकृति का होता है, उसे विद्रदी कहते हैं। अब गुदा प्रदेश के अंदर होने वाली विद्रदी को गुद विद्रदी का संज्ञा दी गई है। इसका आचार्य सूत्र ने जो अंतर्गत किया, गुदे वात निरोधस्तु, यानी गुद के अभ्यंतर भाग में विद्रदी होने से अपान वायु का अवरोध होता है, क्योंकि अंदर एनल रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से उसको अपान वायु का भी निरोध होना चालू हो जाता है। अर्थात विद्रदी के कारण चूंकि वातावरण नास्ति वेदना, वायु के बिना वेदना नहीं होती, जब वायु बढ़ जाती है, अवरोध होता है, तो रोगी में वेदना होती है। अपान वायु का मल या विसर्ग करते समय विद्रदी पे जब दबाव पड़ता है तो उससे वेदना और बढ़ जाती है। वेदना के भय से न तो आदमी मलत्याग करता है और ना ही अपान वायु का विसर्जन करता है। अब आचार्य ने बताया अभ्यंतर विद्रदी के कारण क्या है, तो गुरु असात में विरुद्ध, शुष्क, संश्लिष्ट भोजन, अति व्यायाम, गुद प्रदेश में अधिक घर्षण, पुरुष वेग धारण, मल शुष्कता, स्पाइसी फूड, इन सब के कारण से कुपित दोष गुल्म के स्वरूप की ओर समान उच्च अंतर्वृद्धि को उत्पन्न करते हैं। अब पैथोजेनेसिस आचार्य के अनुसार क्या है? 3 बताई गई स्टेज है, आम अवस्था, पचमान और पक्व अवस्था। आम अवस्था यानी इन्फ्लामेशन, इसमें ये स्टार्टिंग, अब इसमें मंदोष्णता, स्तनिक ताप कम होना, त्वचा का समान वर्ण होना, गंभीर शोक होने पर शीत का अनुभव होना, स्टोनी हार्डनेस, माइल्ड पेन एंड माइल्ड इन्फ्लामेशन। जो विद्रदी पकना शुरू हो जाती है उसके अंदर आचार्य ने बताया है क्या लक्षण होंगे कि शस्त्र से काटने के समान वेदना ड्यू टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन, क्षार व अग्नि के समान दाह की प्रतीति, असहनीय वेदना, बिच्छू के काटने के समान दर्द होना, रोगी को किसी भी अवस्था में आराम नहीं मिलता, शोक की वृद्धि, त्वक विवर्णता, रेडनेस, स्किन के ऊपर आपको रेडनेस और इन्फ्लामेशन दिखेगा, ताप की वृद्धि, लोकल वहां पर भी गर्मी महसूस करेगा आदमी, सार्वदेहिक ताप, कभी कभी फीवर भी हो सकता है, बार बार प्यास लगना, अरुचि, ये सारे लक्षण पच्यमान अवस्था में होते हैं। फिर होता है 3rd स्टेज, जब पक जाती है विद्रदी तो वेदना की शांति, जैसे पस निर्हरण हुआ और वेदना की शांति हो जाती है, पेन खत्म हो जाता है। इसके बाद पांडुता, श्वेत वर्ण, पूरी संग्रह के कारण, वली का रिंकल स्किन, जब पस निकल जाता है तो वहां पर स्किन बिल्कुल श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स बढ़ जाते हैं, अंगुली से शोक को पीड़न करने पे दब जाना और पुनः उड़ जाना, ये लक्षण आप देख सकते हैं। और पस फॉर्मेशन, शोफ को एक तरफ दबाने से पूरी का दूसरी तरफ एक तरह से फ्लक्चुएशन होना शुरू हो, यानी आपको अंगुली के नीचे ये महसूस होगा कि नीचे कोई लिक्विड इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। विद्रदी के भेद जो बताए हैं, वात, पित्त, कफज, रक्तज, आगंतुक, त्रिदशक, और दोष के अनुसार जो स्राव होता है
वायु से है तो उसमें बिल्कुल लिक्विड होगा, पित्त में गर्म स्राव होगा और कफ के अंदर गाढ़ा शीत स्राव होगा। बुध वृद्धि के सामान्य लक्षण जो आचार्य ने बताए, वेदना, पूई स्राव, ज्वर, बुध प्रदेश में स्वेलिंग, डिफिकेशन में डिफिकल्टी होना, पेट के नीचे के भाग में दर्द होना, इसके बाद चक्कर आना, रात को पसीना आना, बैठने या लेटने किसी तरह से आराम नहीं मिलता है, इसी साथ साथ मूत्र कच, डिसयूरिया भी हो सकता है। इसका जो परीक्षण है हम देख सकते हैं, बार बार वेदना और शोफ और ज्वर, इसका तीव्रता आपको मिलेगा। स्थानिक परीक्षण में जब आप देखेंगे तो ग्रंथि युक्त उभार मिलेगा, स्पर्श से टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, फ्लक्चुएशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद विशेष परीक्षण एस्पिरेशन टेस्ट हम कर सकते हैं। 18 नंबर के नीडल को प्रवेश करके सिरिंज द्वारा जब एस्पिरेट करेंगे, अगर पस बन गया है तो उसके द्वारा पूर्ण का निर्हरण विद्रह से हो जाएगा। गंभीर विद्रदी, डीप सीटेड एब्सेस का ज्ञान स्थानिक से परीक्षण करते नहीं होता है, इसलिए गंभीर विद्रदी का ज्ञान एमआरआई, सीटी स्कैन, फिस्टुलोग्राम इनके द्वारा किया जा सकता है। कफ प्रदान शोक गंभीर धातु में स्थिर होने से पक्वावस्था होते भी पक्व के लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए थोड़ा हमको विशेष ध्यान देकर के इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। जैसा कि गंभीर पक्वशोथ के आचार्य ने जो लक्षण बताए हैं, उसमें डिस्कलरेशन नहीं होना, टेम्परेचर नहीं होना, स्किन मोटी होना, माइल्ड पेन होना और हार्ड कंसिस्टेंसी, ये लक्षण पाए जाते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार जो चिकित्सा बताई गई है, अवतार प्रश्न से लेके विरेचन पर जो 11 उपक्रम आचार्य ने बताए हैं, वो सारे इसके अंदर किए जाने चाहिए। व्रण की उत्पत्ति के पहले पूर्व रूप अर्थात आमद शोक में रक्त मोक्षण करने से भी शोक का संबंध हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया। ये लीच एप्लीकेशन इसके अंदर बताई गई है। ये पूर्व रूप में आमद शोक में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बुध विद्रदी, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख पाएंगे। इसके अंदर ये बुध वृद्धि है, कैसे इसका उपचार होता है। यहाँ पर जैसे आप एस्पिरेशन करके आपने जब देख लिया, उसके बाद इंसिजन यहाँ लगाया जाता है और ड्रेनेज किया जाता है। ब्रोकन ऑफ पस, उसके बाद में पस फॉर्मेशन में जो पस पॉकेट बना है उसको तोड़ करके भूल का निर्हरण किया जाना पड़ता है। देन क्यूरेटिंग ऑफ एब्सेस, उसके बाद एब्सेस को क्यूरेट किया जाता है अंदर से। देन व्रण बस्ती या मात्रा बस्ती वहां पर लगाई जाती है। शोक की आम अवस्था के अंदर जलोकावचरण जैसा बताया है, ये आम स्थिति है और ये जलोकावचरण होने के बाद ये शोफ का यहाँ पर शमन हो गया है, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। रक्त मोक्षण किसमें करना चाहिए? कठिन शोफ, सद्य उत्पन्न शोफ, वेदना युक्त, रक्त जो विशाल मूल वाले और वेदना पाक से बचने के लिए रक्त मोक्षण करना चाहिए। इसके बाद पक्व विद्रदी की चिकित्सा में 60 उपक्रम होते हैं, जिनके अंदर एकादश उपयोग हम कर सकते हैं, जिसके अंदर छेदन, भेदन, धारण, लेखन आदि जो बताए गए हैं, ये सारा हमें उसको उपयोग करना चाहिए। शस्त्र कर्म द्वारा भी चिकित्सा इसकी की जाएगी। विद्रदी के समीप रोम शातन करें, फिर इसके इंसिजन दें, टीटी लगाएं, लिग्नोकेन 2% लेकर के उसके बाद में टेस्ट के बाद जाइलोकेन वहां पर इंसेक्ट करें। देन उसके बाद में यंत्र शस्त्र की पूर्व तैयारी करें और 48 मिनट के पहले वेदना शमक द्रव्य का उपयोग करें। देन लिथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को लेकर के लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दे करके उसके अंदर स्थानिक संज्ञान जब हो जाए, उसके पश्चात हम उसको वहां पर पक्व विधि का पाठन किया जाता है। इंसिजन और ड्रेनेज, IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ये किया जाता है। उसके बाद वहां पर उसकी ड्रेसिंग सही ढंग से कर ली जाती है। वेदन का स्थान कहाँ होना चाहिए? जिस जिस स्थान पे पूई की गति और उभार मिले उस स्थान पे शस्त्र से वेदन करना चाहिए, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पर आपको ये पता है, ये इंसिजन लोकल एनेस्थीसिया के बाद में देन ब्रोकन ऑफ पस पॉकेट विद फिंगर, वहां के जितने भी टिश्यू को तोड़ करके पस पॉकेट को तोड़ा जाता है। देन क्यूरेटिंग ऑफ कैविटी, छोटा क्यूरेट लेकर के उस कैविटी जो आपने बनाई है उसको क्यूरेट किया जाता है। देन प्रोबिंग ऑफ फिस्टुला और इसके बाद टाइमिंग ऑफ एब्सेस, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आपको ट्रैक मिलता है तो उसमें क्षारसूत्र बंधन किया जाता है और शीतल जल से आसव व्रण को उंगली द्वारा पीड़न करने दबाएं, पूरी व्रण सब साफ हो जाना चाहिए। यदि किसी में आवश्यक आप समझते हैं तो पस कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए पैथोलॉजी में भेज सकते हैं। इसके बाद शल्य निर्हरण भी आप देखें, अगर अंदर कोई शल्यज व्रण मिले आपको
तो उसका निर्हरण करना है और कषाय द्रव्य से प्रक्षालन करें, जैसे पंचवल्कल क्वाथ या अरगवदादि क्वाथ से। आधुनिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या यूसोल सॉल्यूशन से उसको साफ करें। देन गॉज बीज व्रण के भीतर अंदर पैकिंग करें। व्रण में वृत्ति विकेशिका गॉज की वृत्ति बना के उसके अंदर मधु सर्पी के मिश्रण को उसके अंदर हम पूर्ण कर सकते हैं, या जायफल तेल से हम उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात 24 घंटे में 1-2 बार आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है। इससे फायदा ये होगा टेम्परेरी ड्रेनेज जो कैपिलरी एक्शन है वो भी फैब्रिक विथ अब्सॉर्ब द फ्लूइड once it becomes saturated is act as a plug rather than as a strand to pack a cavity to prevent it closure and allow healing from block to control diffuse oozing। फालतू का ओजिंग होना, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होना आईएनडी करने के बाद, ये सब इससे पैकिंग करने से सही हो जाता है। देन इसके बाद कॉटन पैड का उपयोग करें, बैंडेज आप उसको बांधें और एडिशनल चिपका दें। पश्चात कर्म में सुकोष्ण अवगाहन गर्म पानी से सेक कराएं, शोधन और व्रणबंधन बराबर करते रहें। मधुमेही के व्रण का रोज करना है आपको। डायबिटीज वाला पेशेंट है तो उसको डायबिटीज एंटी डायबिटिक ड्रग बराबर चालू रखें। अधिक बैठना, खड़े रहना, घूमना, दिन को सोना, इनको आदमी को अवॉइड कर देना चाहिए उस पेशेंट को। ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर देखा कि भागंदरी पीड़िका, बुधविद्रति और आयुर्वेदिक मत के अनुसार बगंदर का जो क्लासिफिकेशन बताया गया है उसका आधुनिक मत के अनुसार किस प्रकार से हमने उसको उसके अंतर्गत लिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अगेन एंड अगेन।